नमस्कार बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं जेट के जो प्रवेश पेपर हैं, पहले आए हुए पेपर हैं उनकी बातें करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जेटी 2011 के पेपर की बात कर लेते हैं हम। तो उसी में सबसे फर्स्ट पेपर था, फर्स्ट क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन देख लेते हैं हमें। मवेशियों की एक बहारवाही नस्ल है। जेट 2011 का जो प्रथम प्रश्न है वो है मवेशियों की एक बहारवाही नस्ल है। तो एक गिर है, मालवी है, दिनोई है या मुर्रा। आपको पता है कि मुर्रा है, ये मवेशियों की पूंछी है, तो यहाँ पर होगी मालवी। इसका सही उत्तर होगा मालवी नस्ल होगी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ऊर्जा का पिरामिड हो सकता है। तो ऊर्जा का जो पिरामिड्स होता है, जो हम बात कर रहे हैं, जो ऊर्जा का पिरामिड्स होता है, जहां उत्पादक होते हैं, प्राथमिकी, उपभोक्ता होता है, द्वितीयकी, उपभोक्ता होता है, और यहाँ सर्वोच्च या तृतीयकी उपभोक्ता होता है। तो हम देखते हैं कि जो ऊर्जा के जो पिरामिड्स होते हैं वो हमेशा जैसे उत्पादक ज़्यादा होंगे, फिर उससे कम ये होंगे, फिर उससे कम ये होंगे और सबसे कम ये होंगे। तो सदैव ही ऊर्जा के पिरामिड सदैव ही कैसे बनेंगे? केवल सीधा बनेंगे, कभी भी उल्टे नहीं होते हैं। ध्यान रखना कि ऊर्जा के जो पिरामिड्स होते हैं वो कभी उल्टे नहीं हो सकते हैं, सदैव सीधे ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से लिपिड्स उपापचय क्रिया का स्थान कौन सा है? तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि लिपिड्स उपापचय क्रिया का स्थान की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ है रुक्ष से अंत्य पर्दवी जालिका, रफी एंडो प्लाज्मिकी रेटिकुलम, जिसको हम बोलते हैं RER के नाम से बोलते हैं। फिर है अबाध्य स्मूथी एंडोप्लाज्मिकी रेटिकुलम, इसको SER बोलते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक तो है रुक्ष रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दूसरी अबाध्य जिसको हम स्मूथ बोलते हैं, फिर है गोल्जी काय है और राइबोसोम है। तो जो लिपिड्स का स्थल होता है, उपापचय स्थल होता है, वो होती है ER। अब ER में देखते हैं कि जो रफ होती है वो रफ होती है, इस पर पाए जाते हैं राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए ये खुरदरी हो जाती है। राइबोसोम पाए जाने के कारण ये खुरदरी हो जाती है, और खुरदरी होने से ये काम करती है प्रोटीन संश्लेषण का। इसका काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण है इसका काम। तो ये नहीं होगी। फिर दूसरी बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, और ये वसा का उपापचय करती है। किसका उपापचय करती है? वसा का उपापचय करती है। तो इसका सही उत्तर होगा अबाध्य अंत्य पर्दवी जालिका या स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कृषि फसलों में आनुवांशिक विविधताएं, क्या लाना है हमें? आनुवांशिक विविधता संकटग्रस्त होती हैं। तो आनुवांशिक विविधताएं हैं वो संकटग्रस्त क्यों हो सकती हैं? क्या कारण है? उर्वरकों के अधिक प्रयोग द्वारा, व्यापक अंतःसंचयन द्वारा, जैव पीड़कनाशियों के अधिक प्रयोग द्वारा, या अधिक उपज वाली किस्मों का प्रवेश द्वारा। तो आनुवांशिक विविधता में संकटग्रस्त तभी हो सकती है जब हम अधिक से अधिक उपज वाली किस्मों का प्रवेश करवा देंगे। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, और 5 में है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो नालो नस्का ने बनाया था इसको, की विभेदन क्षमता होती है।
तो इसकी विभेदन क्षमता होती है वो कितनी होती है, 100 एंगस्ट्रॉन तक होती है। इसकी विभेदन क्षमता कितनी होती है, 100 एंगस्ट्रॉन तक इसकी विभेदन क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। कोशिका चक्कर की एस प्रावस्था की विशेषता दर्शाई जाती है। अब कोशिका सेल डिवीजन होता है, सेल जो डिवीजन होता है उसमें अवस्थाएं होती हैं, वो G1 होती हैं, उसके बाद में S होती हैं, G1 फेज बोल सकते हैं, S फेज कह सकते हैं उसे, इसको बोलते हैं G2 फेज कहते हैं, और उसके बाद में आता है वो M फेज आता है। तो इसकी जो व्यवस्थाएं हैं, जो क्रम है इसका, ये क्रम होता है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन की प्रावस्थाएं होती हैं। तो इसकी G1 होती है, S होती है, G2 और M प्रावस्थाएं होती है। अब जो S प्रावस्था होती है उसमें DNA का द्विगुणन होता है, DNA का द्विगुणन होता है। तो DNA का द्विगुणन कहाँ होता है, S फेज में होता है। लेकिन गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक छोटी सी चीजें ध्यान रखनी है। अगर कोशिका विभाजन के एस फेज पूछ रही है, एस प्रावस्था पूछा है आपसे, तो इतना सा ध्यान रखिए कि इसमें DNA का तो द्विगुणन हो सकता है। यदि किसी कोशिका में DNA 2C है तो एस फेज के बाद में हो जाएगा 4C हो जाएगा, ध्यान रखना है। लेकिन यदि गुणसूत्रों की संख्या 46 है और एस फेज के बाद में बात कर लेते हैं तो 46 ही रहेगी, गुणसूत्रों की संख्या चेंज नहीं होगी, केवल DNA का द्विगुणन होगा एस फेज में। तो देख लेते हैं एस फेज में गुणसूत्रों के द्विगुणन द्वारा, तो गुणसूत्रों का द्विगुणन नहीं होता है क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या तो हमेशा समान बनी रहती है। गुणसूत्रों के लघुकरण द्वारा नहीं होगा, DNA के द्विगुणन द्वारा और तारक केंद्र के द्विगुणन द्वारा। तो इसमें क्या हो जाएगा, DNA के द्विगुणन द्वारा। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत ही बढ़िया प्रश्नों में आता है ये। और इसके एक क्रम पूछ लेंगे आपको, कोशिका विभाजन की जो प्रावस्थाएं हैं उनका क्रम G1 है, S है, G2 है और M प्रावस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चनों की बातें कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बातें करते हैं। DDT की बातें कर लेते हैं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। हमें यहां देखना है कि कौन सा कथन सत्य है। यह है कैसा, DDT क्या है, यह एक जैव आवर्धक। तो सीधी सी बात है, ये जैव नहीं है, पहली बात तो ये जीव नहीं है। तो जैव आवर्धक की जैव निम्नीकरण प्रदूषक, तो जैव जहां आ गया वो नहीं चलेगा। फिर है ये एक अजैव आवर्धक की, फिर है जैव निम्नीकरण प्रदूषक है, फिर है ये एक जैव आवर्धक अजैव निम्नीकरण प्रदूषण है, ये एक खरपतवार नाशी है। तो हमें देखना है इस प्रश्न में कि इस प्रश्न में सबसे मेन चीजें हैं कि ये एक जैव आवर्धक जैव निम्नीकरण प्रदूषक है, फिर है ये एक अजैव आवर्धक के जैव निम्नीकरण प्रदूषण है, यह है एक अजैव आवर्धक अजैव निम्नीकरण प्रदूषण है। तो इसका उत्तर हो गया नंबर 3। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। नर और मादा कॉकरोच, हमें बात करनी है। नर और मादा कॉकरोच होते हैं, नर और मादा कॉकरोच होते हैं। तो जो दोनों कॉकरोच आपको नजर आते हैं, जो नर और मादा के जो खंड नजर आते हैं आपको, तो ये खंड होते हैं दोनों में। कितने खंड हैं इसमें, दोनों में कितने खंड हैं, 10 और 10 खंड होते हैं। लेकिन हम दोनों में 10-10 खंड तो हैं, उधर की बात कर रहे हैं हम, किसकी बातें कर रहे हैं, उधर की। तो ये अब नर और मादा दोनों की पहचान नहीं हो पा रही है, तो हमें नर और मादा कैसे करना। मान लीजिए ये नर है और ये मादा है,
तो यहाँ दोनों में कितने खंड हैं? 10 और 10 खंड तो हैं, लेकिन हमें ये सोचना है कि दोनों की पहचान क्या होती है। तो इनमें पहचान होती है कि जो नर जनन छिद्र होती है इसमें गुद कंटिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नर में गुद कंटिकाएं पाई जाती है, या स्टाइल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे? स्टाइल। ये स्टाइल ही नर और मादा दोनों की पहचान करती है। तो ध्यान दीजिए, नर और मादा का चित्र आपको देखोगे उधर का तो दोनों का सेम है, लेकिन नर में क्या पाई जाती हैं? गुद जो कंटिकाएं पाई जाती हैं, ये गुद कंटिकाएं या स्टाइल होती हैं जिसे बोलते हैं एनल स्टाइल। एनल स्टाइल, ये स्टाइल ही नर और मादा दोनों कॉकरोच को अलग करती हैं। तो दोनों का उत्तर क्या हो गया? 10 और 10 पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दशा एक न्यून सूत्रीय कहलाती है? एक न्यून सूत्रीय मोनोसोमी बोलते हैं भाई, मोनोसोमी। एक न्यून सूत्रीय, एक न्यून सूत्रीय की बात करते हैं मतलब गुणसूत्रों की संख्या कम होना। हम बात कर रहे हैं गुणसूत्रों की मोनोसोमी है। एक टर्नली सिंड्रोम रोग है, आपको पता होगा। इसमें 44 प्लस XC बराबर 45 ही है। तो एक लिंग गुणसूत्र की कमी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक X गुणसूत्र की कमी हो गई। जब इस एक लिंग गुणसूत्र की कमी हो रही है, किसकी कमी हो गई? यहाँ पे लिंग गुणसूत्र की कमी हो गई, एक X लिंग गुणसूत्र की। तो यहाँ बच गया 44 प्लस X और X मतलब 45, मतलब एक गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र की कमी हो गई। तो ये कमी होती है, उसे कहते हैं मोनोसोमी। मोनोसोमी मतलब 2n बराबर कितने होने चाहिए? -1। कितना हो गया? 2n होते हैं, -1 कर दो तो 1 हो गया। तो ऐसा मिले वही अपना उत्तर हो जाएगा। तो देख लेते हैं, ये तो प्लस में आ गया, ये 2n 2 प्लस है, ये n प्लस है, 2n - 1। तो क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी दशा एक न्यून सूत्रीय कहलाती है? मोनोसोमी कहलाती है। और इस मोनोसोमी का रोग कौन सा है? टर्नल सिंड्रोम रोग है, जो एक X लिंग गुणसूत्र की कमी से होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 44 प्लस X बराबर 46 के स्थान पर 45 रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, नंबर 10 पे आ जाते हैं। एक व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो गई और उसका रक्त समूह ज्ञात करने का समय नहीं है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो गई और डॉक्टर को उसके रक्त की जांच करने का समय नहीं है, तो उसे निम्न में से कौन सा रक्त समूह दिया जा सकता है? उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए डॉक्टर कोई ना कोई तो रक्त समूह दे सकता है। तो हम बात करते हैं कि कौन सा रक्त समूह दिया जा सकता है। ORH पॉजिटिव नहीं दे पाएंगे हम, ORH नेगेटिव। ध्यान दीजिए, किसी भी व्यक्ति में बिना जांचा अगर रक्त चढ़ाना है तो कौन सा चढ़ा पाएंगे? हमें ORH नेगेटिव रक्त चढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पादप प्रजनन प्रयोग के दौरान फूल के परागकोश को अलग करना कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, हमारे पास में क्या है? ये एक फूल है, ये पुष्प की बातें कर रहे हैं, और ये पुष्प में है, ये क्या है? ये परागकोश है। ये है परागकोश हैं, ये है पुंकेसर हैं। तो हम ये कह रहा है कि फूल के परागकोश को अलग करना कहलाता है। तो क्या करते हैं? पुष्प को कलिका अवस्था में ही इनको काट दिया जाता है। क्या करते हैं? पुंकेसर या परागकोश को काट कर हटा देते हैं, उसे एस्माक्यूलेशन कहते हैं।
क्या बोलते हैं? एस्माक्यूलेशन कहते हैं या विपुंसन कहते हैं। तो उसको हटाना क्या कहलाते हैं? एस्माक्यूलेशन या विपुंसन। तो किसी भी पुष्प में से नर भाग को, कौन सा भाग होगा? नर भाग को, कौन से भाग को उठाएंगे? नर भाग को या पुंकेसर को या परागकोश को हटा देना विपुंसन कहलाता है। तो देख लेते हैं इसमें परागदैभवन, विपुंसन, कृत्रिम परागण, संकरण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विपुंसन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बाह्य कंकाल के रूप में काइटिन। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। काइटिन की बात करते हैं और काइटिन में आते हैं कीट, और कीट होते हैं ऑर्थोपोडा में। किस में आते हैं? जो कीटों का बाह्य कंकाल है वो बना होता है काइटिन का, और कीट किस में आते हैं? ऑर्थोपोडा में आते हैं। किस में आते हैं? ऑर्थोपोडा में आते हैं। अब ऑर्थोपोडा में बात करते हैं तो ऑर्थोपोडा में कौन कौन से जीव आते हैं उनकी बातें कर लेते हैं। तो देखते हैं पेरीप्लेनेटा, पेरीप्लेनेटा जिसको बोलते हैं पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना कॉकरोच। दूसरा है एस्केरिसी, तीसरा है फेरिटिमा, और फिर है हाइड्रा। तो आपको पता हो तो हाइड्रा आता है, वो आता है स्लेंट्रेटा में, और फेरिटिमा आता है, वो आता है एनिलिडा में, और एस्केरिस आता है, वो आता है एस्के हलमंथिज में, और ये आता है आर्थ्रोपोडा में। तो बाह्य कंकाल के रूप में काइटिन पाई जाती है, वो पाई जाती है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना कॉकरोच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है न्यूक्लियोसाइड। यहां कह रहा है साइड की बातें कर रहा है, अगर टाइट होगा तो अलग हो जाएगा भाई। दोनों ही बता देता हूं। एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है न्यूक्लियोटाइड। तो ध्यान रखना, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो भी बताऊंगा, और न्यूक्लियोसाइड आपके सामने है ही। तो ध्यान दीजिए ये किस किस से मिलकर बना होता है। तो हमारे पास है केवल फ्यूरिन और पिरिमिडिन से नहीं बना होता है। फ्यूरिन, पिरिमिडिन तथा पेंटोज शर्करा। अगर ध्यान दीजिए हम क्या करें, ये दोनों क्या हैं? नाइट्रोजनी सारक हैं। अगर इसमें पेंटोज शर्करा मिला दे तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड बनेगा। न्यूक्लियोसाइड्स बनेगा भाई, ध्यान रखना। किससे बनेगा? नाइट्रोजनी सारक जिसमें फ्यूरिन और पिरिमिडिन होते हैं, उसमें क्या मिलाओगे? पेंटोज शर्करा मिला दो तो क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड्स बन गया। अब ध्यान दीजिए, तो इसका फ्यूरिन, पिरिमिडिन तथा पेंटोज शर्करा है, तो ये उत्तर सही हो गया इसका। फिर है फ्यूरिन, पिरिमिडिन तथा फास्फेट शर्करा, ये भी नहीं है। पेंटोज शर्करा और फास्फेट समूह, ये भी नहीं है। लेकिन न्यूक्लियोसाइड तो बन गया। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाओगे? तो ध्यान दीजिए, इसको बनाने के लिए नाइट्रोजनी सारक की प्लस पेंटोज शर्करा प्लस फास्फेट समूह है, इसको और जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये न्यूक्लियोटाइड्स बन गया। या हम ऐसे नहीं बन रहा है तो डायरेक्ट लिख दीजिए आप ही, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट समूह, फास्फेट समूह है बराबर क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं और ये भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और जब नाइट्रोजनी सारक जिसमें फ्यूरिन, पिरिमिडिन होते हैं, पेंटोज शर्करा मिल जाएगी तो न्यूक्लियोसाइड्स बन जाएगा। बहुत ईजी है और बहुत ही बढ़िया प्रश्न आता है। तो इसका उत्तर कौन सा हो गया? नंबर 2 हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उपापचयी पार्श्वरीलीकरण विरचना है, तो ये विरचना श्वसन में MADPH2 की ये नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण में NADPH2 की ये नहीं होती है, श्वसन में ATP की। बिल्कुल सही प्रश्न है ये। उपापचयी पार्श्वरीलेशन में विवेचना है, तो विवेचना किसकी है? श्वसन में ATP की विवेचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मानव निर्मित पर बहुगुणित धान्य फसल है। मानव के द्वारा बनाई गई प्रथम धान्य फसल कौन सी थी? टेट्रिकेल थी, जो गेहूं और राई के संकरण से बनाई गई थी। तो कौन सी थी? रेफेनोब्रेसिका है, टेट्रिकेल है, पोमेटो है, सुनहरा चावल है। तो याद कीजिए, सुनहरा चावल होता है, गोल्डन राइस होता है। उस गोल्डन राइस को हम जीन स्थानांतरण करके बनाते हैं, जिसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो जो सुनहरा चावल होता है उसको हम जीन स्थानांतरण करके बनाया जा सकता है, और इसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है सुनहरा चावल में। पोमेटो होता है, तो पोमेटो को हम कैसे बनाते हैं? इसके जो दो को मिलाकर बनाया जाता है, इसका जो झिल्ली हटा देते हैं, टमाटर और आलू से मिलकर बनाया जाता है ये। तो ये भी नहीं होगा। तो सबसे पहला धान्य कौन सा होगा? टेट्रिकेल होगा। तो इसका उत्तर नंबर 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं। जीन प्रारूप A और A है, B है और C है वाले एकक द्वारा कितने विभिन्न प्रकार के युग्मक तैयार किए जा सकते हैं? तो कितने बन सकते हैं? 2 2 2। तो 2 2 2 और इनके डबल हो जाते हैं। इनके क्या हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं। तो ये कितने होंगे? 1 2 3 ग्रुप होंगे। तो इसमें ऐसे नहीं होगा इसका। तो इसमें वैसे ज़्यादा से ज़्यादा कितने बन सकते हैं? 8 बन सकते हैं। इसमें कितने युग्म तैयार किए जा सकते हैं? 8 युग्म तैयार कर सकते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घातक अरक्तता, पर्नीशियम एनीमिया बोलते हैं इसे, पर्नीशियम एनीमिया बोलते हैं, का कारण हो सकता है? और पर्नीशियम एनीमिया जिसमें बहुत ही अधिक रक्त की कमी हो जाती है, वो विटामिन B12 की कमी से होता है। तो किसकी कमी से होता है? पर्नीशियम एनीमिया घातक अरक्तता होती है, वो विटामिन B12 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आवर्तबीजी कौन से हैं? पौधे कौन से हैं? आवर्तबीजी, जिसे बोलते हैं एंजियोस्पर्म। कौन से पौधे बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। कौन से पौधे बोलेंगे इन्हें? एंजियोस्पर्म। अब इसमें क्या बताना है आपको? भ्रूणपोष बताना है, एंडोस्पर्म बताना है इसका। भ्रूणपोष का सूत्र गुणता स्तर सामान्यतः होता है। तो ध्यान दीजिए कि भ्रूणपोष होता है सदैव कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। जब भी आवर्तबीजी पौधे होते हैं तो उसमें जो एक भाग होता है, इस प्रकार से भाग होता है उसका, ये भ्रूणकोष होता है, भ्रूणपोष होता है। ये तो भ्रूणपोष हो गया, ये भ्रूणकोष है। क्या है ये? भ्रूणकोष है। ये तो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें तो होते हैं 8 केंद्रक प्लस 7 कोशिका। 8 केंद्रक और 7 कोशिका रचना होती है, उसे तो कहते हैं भ्रूणकोष कहते हैं। अब जब इसमें से निषेचन होता है, जब पराग नलिका अंदर प्रवेश करती है और 2 नर युग्मक को छोड़ देती है, तो ये नर युग्मक तो इससे मिलेगा अंड कोशिका से। इसको क्या बोलेंगे? अंड कोशिका।
तो जब इस अंड कोशिका से मिल जाएगा ये और ये, तो ये मिलाएगा एन और एन मिलकर क्या बना देगा, युग्मनज बना देगा। 2n ये हो गया युग्मनज और ये हो गया प्रथम निषेचन, ठीक है ना। अब ये दूसरा जो नरयुग्मक है ये इन ध्रुवीय केंद्रों के साथ मिलेगा, तो ये n प्लस n तो पहले से थे, एक n और मिल गया तो क्या हो गया 3n हो गया। और 3n को बोलते हैं भ्रूण पोष। क्या बोलते हैं, जो भ्रूण को, ये दूसरा निषेचन हो गया। इसको ही बोलते हैं, 3 युग्मक भाग लेते हैं इसलिए इसको बोलते हैं त्रिसलियन। इसको ही क्या बोलते हैं, त्रिसलियन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कैसा होगा हमेशा, इसलिए आवर्त बीजी पादपों में निषेचन की क्रिया 2 बार होती है, इसलिए इसको बोलते हैं दोहरा निषेचन, ठीक है। तो कैसा होगा 3n होगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, यदि पौधे जिम्नोस्पर्म हैं, यदि पौधे कैसे हैं जिम्नोस्पर्म पूछ लेते हैं और जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष का सूत्र गुणिता पूछ लेते हैं तो n ही होता है। क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में n होता है, एंजियोस्पर्म में 3n होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, निम्न में से कौन सा कॉकरोच में रक्त का कार्य नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा है रचना है जिसमें कॉकरोच में रक्त का काम नहीं है। पोषक पदार्थों का परिवहन करेगा, श्वसनीय गैसों का परिवहन रक्त करेगा, जल का कुंड जल से कोई रक्त से संबंधित नहीं होता है, उत्सर्जन अपशिष्ट का परिवहन भी कर लेता है लेकिन किसका नहीं, जल कुंड का नहीं करेगा। तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका नंबर ही 3 हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं है यहाँ पर, तो जल का कुंड का कार्य नहीं करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, केल्विन चक्र का वह चरण बताइए जिसके अंतर्गत प्रकाश रासायनिक क्रिया निर्मित एटीपी और NADPH2 की हानि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो ध्यान दीजिए, केल्विन चक्र पूछा है, जहां पर किसकी हानि होनी है, इनकी तो हानि होनी है और इसका निर्माण होना है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाएगा, मतलब शर्करा बनेगी, सुक्रोज में चली जाएगी, फिर वो तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो गया। तो ऐसी कौन सी क्रिया होती है, देखो इसमें होता है ग्लाइकोलाइसिस, ये तो इसमें चलता ही नहीं है, पहली चीज तो ये हो गई। केल्विन चक्र की क्रिया 3 चरणों में चलती है, तो एक तो चलती है सबसे पहले कार्बोक्सिलीकरण होगा, उसके बाद में अपचयन होगा और उसके बाद में पुनरुत्पादन होगा। तो जब एटीपी और NADPH2 की हानि होती है वो होती है अपचयन में। किस में होती है इसकी हानि, अपचयन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, पत्ती में वाष्प उत्सर्जन खिंचाव अथवा जलदाब भूमि से पौधों द्वारा लवणों के अवशोषण की निम्नलिखित विधियों में से किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो ध्यान दीजिए, पत्ती में वाष्प उत्सर्जन खिंचाव की बात कह रहा है, जलदाब भूमि से पौधों द्वारा लवणों के अवशोषण की बात कह रहा है ये, तो लवणों का सक्रिय अवशोषण नहीं होगा, द्रव्यमान प्रवाह के द्वारा, डोनान संतुलन द्वारा, आयनिक विनिमय द्वारा। तो ये होता है द्रव्यमान प्रवाह द्वारा। किस विधि के द्वारा होता है ये, द्रव्यमान प्रवाह विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्लाज्मोडियम परजीवी की कौन सी अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक होती है। तो प्लाज्मोडियम होता है, ये होता है मलेरिया का रोगजनक, ये मलेरिया का रोगजनक होता है। मलेरिया फैलाता कौन है, मादा एनाफ्लीज मच्छर, ये होता है, वो होता है वाहक। मादा एनाफ्लीज मच्छर तो होता है वाहक की,
और रोग जनक या रोग कारक होता है, वो होता है ये रोग कारक या रोग जनक होता है प्लाज्मोडियम होता है। तो इसकी एक स्पोरोजोइट अवस्था होती है। कौन सी अवस्था? स्पोरोजोइट अवस्था होती है, वो रोग कारक अवस्था होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी की बात करते हैं। तो आपको बता दें कि एंटीबॉडी का निर्माण प्लाज्मा कोशिका द्वारा, प्लाज्मा कोशिका में बीटा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से होता है। बीटा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से होता है प्लाज्मा कोशिकाओं में। किसका निर्माण? एंटीबॉडी का। अब ये काम क्या करती हैं? बक्साणु जो आक्रामक रोगाणुओं पर पलता है ये नहीं होगा, रक्त का कोशिकीय घटक ये नहीं होगा, एक पदार्थ जो विशिष्ट रूप से एक प्रतिजन, प्रतिजन कौन होगा? एंटीजन को निष्क्रिय कर देता है। ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। एक पदार्थ है जो विशिष्ट रूप से एक प्रतिजन को निष्क्रिय कर देता है, वो होती है एंटीबॉडी होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निर्वाह मूलक कृषि की अभिधारणा आधारित है। तो निर्वाह मूलक कृषि की बात कर रहे हैं तो जैव कीटनाशियों का कम प्रयोग करने में, नवीन फसलों पर अधिक निर्भरता में, उर्वरकों के कम से कम उपयोग में, कीट नियंत्रण के लिए बेसिलस तुरिजेंसिस के बीजाणुओं के उपयोग में। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि निर्वाह मूलक कृषि की अभिधारणा आधारित है। तो कीट नियंत्रण के लिए बेसिलस तुरिजेंसिस, जिसे हम बोलते हैं बीटी जीवाणु, क्या बोलते हैं? बीटी जीवाणु के बीजाणुओं के उपयोग द्वारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें कर लेते हैं। स्टोन प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन है? स्टोन प्रोटीन। सबसे पहले बात कर लेते हैं। स्टोन प्रोटीन होती है, ये सारी प्रकृति की होती है। कैसी होती है? और ये होती है 5 प्रकार की। कितनी होती है? H1 होती है, H2A होती है, H2B होती है, H3 होती है और H4 होती है। कितनी होती है? ये 5 प्रकार की होती है। अब ये मिलाकर न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। इसकी कितनी इकाइयाँ? इसकी 2-2 इकाइयाँ मिलकर क्या बनाती है? न्यूक्लियोसोम बनाती है। और ये किससे संबंधित होता है? लिंकर डीएनए से। किससे संबंधित होता है H1? लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए किसे कहते हैं? 2 न्यूक्लियोसोम के मध्य के डीएनए को लिंकर डीएनए कहते हैं। तो ये कैसी प्रकृति की होती हैं? ये सारी प्रोटीन होती हैं। स्टोन प्रोटीन कैसी होती है? सारी होती हैं। कोशिकीय, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कोशिकीय श्वसन का प्रथम चरण अर्थात ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो आपको बता दूं, साइटोप्लाज्म में। कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। तो साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य में। कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। तो ध्यान दीजिए, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मेंडलीय पुनर्योजन परिणाम है। तो मेंडलीय पुनर्योजन परिणाम है संलग्नता का, उत्परिवर्तन का, प्रभावी लक्षण का या स्वतंत्र अपव्यवहार नियम का। तो ये है स्वतंत्र अपव्यवहार नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाइड्रा की विशिष्ट कोशिकाएं हैं। तो हाइड्रा में कौन सी कोशिकाएं होती हैं उनकी बातें कर लेते हैं। तो हाइड्रा की विशिष्ट कोशिकाएं हैं वो देख लेते हैं। ट्राइकोसिस्ट है, निमेटोसिस्ट है, नीडोब्लास्ट है, स्पोरोसिस्ट है। तो ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं नीडोब्लास्ट। कौन सी कोशिका होती है? इसमें सी साइलेंट होता है। नीडोब्लास्ट सेल होती हैं, वो हाइड्रा की विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं।
आपको याद हो तो इनको बोलते हैं दंश कोशिका। कौन सी कोशिका बोलते हैं? इन्हें दंश कोशिका के नाम से जाना भी जाता है। और दंश कोशिका किस संघ की पहचान है? तो ये है स्लेंट्रेटा की। किस संघ की विशेषता है या पहचान है? तो दंश कोशिका या नीडोब्लास्ट का पाया जाना स्लेंट्रेटा संघ की विशेषता होती है। तो इसका उत्तर हो गया नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांझ गाय। ध्यान से देखिए प्रश्न को। बांझ गाय के दुग्ध स्त्रावण को प्रेरित किया जाता है ऐसा कौन सा हार्मोन है जो एक बांझ गाय में दुग्ध स्त्रावण को प्रेरित कर सकता है? तो ध्यान से देखिए, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन नहीं करता है, फोलिकल एसिड द्वारा नहीं होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन केवल प्रसव के बाद माता के स्तनों से दुग्ध को बाहर निकालने का कार्य करता है, न कि बांझ गाय से दुग्ध स्त्रावण का कार्य करता है। तो यहां हम बात करते हैं सिस्टीबेस्टोल हार्मोन होता है। ये जो सिस्टीबेस्टोल हार्मोन है, ये हार्मोन एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के समान होता है। किसके समान होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के समान ही होता है, लेकिन ये नॉन स्टेरॉइड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है ये एक नॉन स्टेरॉइड हार्मोन है और प्रोजेस्टेरोन एक स्टेरॉइड हार्मोन है। बस ध्यान रखना, सिस्टीबेस्टोल हार्मोन के द्वारा होता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के समान होता है, लेकिन ये हार्मोन नॉन स्टेरॉइड हार्मोन है और प्रोजेस्टेरोन एक स्टेरॉइड हार्मोन है। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मिलान सही है? क्या देखना है आपको? सही देखना है। हाइड्रोजोआ, मतलब हाइड्रा होता है वो होता है एंथोजोआ में नहीं होता है, ये होता है हाइड्रोजोआ में। पैरामीशियम सीलिएटा आ गया, प्लाज्मोडियम स्पोरोजोआ, साइकन स्लेंट्रेटा में नहीं होता है, पोरीफेरा में होता है। किस में होता है? साइकन्स आएगा वो पोरीफेरा में आ जाता है, प्लाज्मोडियम है स्पोरोजोआ में आता है, पैरामीशियम है सीलेटा में आता है, हाइड्रा है वो हाइड्रोजोआ में आता है। तो इसका सही मिलान कौन सा हो गया? पैरामीशियम है जो सीलेटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पक्षियों में ध्वनि बॉक्स क्या देखना है? जो कोयल होती है, और ये कोयल बहुत ही प्यारी प्यारी सी जो आवाज़ें निकालती हैं, वो आवाज़ निकालती हो ध्वनि बॉक्स से निकालती हैं। तो ध्वनि बॉक्स या ध्वनि उत्पादक अंग होते हैं। तो पक्षियों में जो ध्वनि उत्पादक अंग होते हैं वो होते हैं सीरिक्स। कौन से होते हैं? सीरिक्स होते हैं पक्षियों में। क्वेश्चन नंबर 32 लेते हैं। जल के प्रकाश अपघटन से संबंध रंजक विधि है। तो हम बात कर रहे हैं कि जल का जो प्रकाश अपघटन होता है और ऑक्सीजन बनती है, तो जल का जो प्रकाशिक अपघटन होगा वो फोटो सिस्टम सेकंड में होगा। किसमें होगा जल का प्रकाशिक अपघटन? फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम सेकंड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनियोट्स से। हमें देखना है एमनियोट्स ओल्ब में आते हैं। एमनियोट्स से जिस जीवों में भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती है, भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? 4 प्रकार की जो भ्रूणीय झिल्लियां होती हैं वो भ्रूणीय झिल्लियां योग से एक होती हैं,
एमनियोन होती हैं, कोरियोन होती हैं, एलेंटोइस होती हैं। अगर जिसमें तीनों झिल्लियां पाई जाती हैं, जिसमें तीनों भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती हैं, उन भ्रूणीय झिल्लियों में को बोलते हैं एमनियोट्स प्राणी बोलते हैं, जिनमें भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती है। और एमनियोट्स प्राणी होते हैं वो मछली, उभयचर तथा पक्षी। तो इसमें कौन नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे पास में होते हैं 5। इसमें होती है एक तो मछलियां, किसमें, कोडेटा में। उसके बाद में होते हैं एम्फीबिया, उसके बाद में होता है रेप्टिलिया, उसके बाद में होता है एवीजी, और उसके बाद में होता है मेलिया। तो ध्यान दीजिए, कोडेटा में मछलियां होती है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीजी और मेलिया। इन दोनों में भ्रूणीय झिल्लियां नहीं पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती है, रेप्टिलिया, एवीजी और मेलिया में पाई जाती है। तो देख लेते हैं कहाँ है। तो रेप्टिलिया सरीसृप है, पक्षी है और स्तनी है। तो सही कौन सा हो गया, नंबर 3 में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मासिक स्राव शारीरिकता निष्क्रिय कर देने वाली समयावधि तथा परिणाम स्वरूप गर्भधारण काल की समाप्ति को, गर्भधारण काल की समाप्ति को क्या बोलते हैं, अनावर्त बोलते हैं, रजो दर्शन कहते हैं, रजोनिवर्ती या मासिक चक्कर कहते हैं। तो ये जो मासिक स्राव जब प्रारंभ होता है उसे रजो दर्शन कहते हैं, और जब बंद हो जाता है तो उसे रजोनिवर्ती कहते हैं। तो गर्भधारण काल की समाप्ति को हम कहते हैं रजोनिवर्ती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुवीय काय, पोलर बॉडीज, क्या बोलोगे इसको, पोलरी बॉडीज। ध्रुवीय काय जो पोलर बॉडीज होती हैं, निर्माण किसके बनने के समय होता है, जब पोलर बॉडीज बनती हैं तो प्राथमिक अंडक है, द्वितीयक अंडक है, शुक्राणु पूर्व है या शुक्राणु कोशिका है। तो ध्यान दीजिए ये कब होता है, जब आदि जनन कोशिकाएं होती है, 2n होती है, उसमें बार बार समसूत्री विभाजन होता है तो 2n से 2n बन जाती है, फिर 2n से 2n बनती हैं, तो ये कोशिकाएं 2n से 2n बनती हैं। तो ये कोशिकाएं बन रही हैं तो इस कोशिका पोषण लेती हैं और पोषण लेकर 2n बनती हैं, जिसे प्राइमरी oocyte कहते हैं, प्राइमरी oocyte कहते हैं। तो ये जो प्राइमरी oocyte बन जाता है तो ये कह रहा है कि ध्रुवीय काय, तो ध्रुवीय काय प्राइमरी oocyte के समय नहीं बनती है। फिर बात करते हैं कि इसमें होता है मियोसिस से पस्ट होता है, और जब मियोसिस पस्ट होता है तो इसमें एक एन बनता है और एक एन बनता है। तो जो एन बनता है ये तो है सेकेंडरी oocyte बन गया, लेकिन जो एक बन रही है दूसरी वाली ये बनती है पोलर बॉडीज, इसको बोलते हैं हमें ध्रुवीय काय। तो ध्रुवीय काय किसके साथ बन रही है, सेकेंडरी oocyte के साथ बन रही है, मतलब द्वितीय कंडक के साथ ही इसका निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वायरस में आनुवांशिक पदार्थ होता है, डीएनए होता है, आरएनए भी होता है, डीएनए तथा आरएनए, डीएनए अथवा आरएनए। तो इसमें कौन सा हो सकता है, डीएनए अथवा आरएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आलू की फचेती अंगमारी रोग का कारण है, अल्टरनेरिया सोनेली है, हेलमिंथोस्पोरियम प्रजाति है, फाइटोप्टेरा इन्फेस्टान है या स्केलोस्पोरा ग्रेमिनिकोला है। तो इसका है फाइटोप्टेरा, कौन सा है, फाइटोप्टेरा है इसका, जिससे फचेती अंगमारी रोग होती है आलू में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र से संबंधित नहीं है, मतलब जो गुणसूत्रों से, जैसे मैंने बोला था कि 44 प्लस x, तो ये तो होते हैं ए लिंग गुणसूत्र, ए लिंग
गुणसूत्र जो 44 होते हैं वो एलिंग गुणसूत्र ये 2 होते हैं, ये 44 प्लस XY भी होते हैं, ये नर में होते हैं और ये मादा में होते हैं। तो ये जो दोनों हैं इसको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। तो हमें देखना है कि एलिंग गुणसूत्र तो 44 है और लिंग गुणसूत्र केवल 2 ही नजर आ रहे हैं हमें, तो इसमें कमी या अधिकता से होता है। तो देख लेते हैं टनल सिंड्रोम। टनल सिंड्रोम होता है जिसमें 44 प्लस X 1X लिंग गुणसूत्र की कमी से होता है। फिर है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 44 प्लस XXY 1X लिंग गुणसूत्र की वर्दी से होता है। फिर है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया भी लिंग गुणसूत्र की वजह से होता है। फिर है डाउन सिंड्रोम जो 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से होता है। किससे होता है? 21वें गुणसूत्र। तो 21वां गुणसूत्र किस में चला जाएगा? एलिंग गुणसूत्र में चला जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र से संबंधित नहीं है? तो डाउन सिंड्रोम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। शारीरिकी तथा संरचनात्मक रूप से भिन्न लेकिन कार्यात्मक रूप से समान संरचना कहलाती है, तुल्य रूपी कहलाती है। पहला ही ऑप्शन सही है इसका। अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। जेड 2011 के प्रश्न के अंतिम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमें नासी कीटों के जैव नियंत्रण की एक बहुत बड़ी कठिनाई है। तो एक बहुत ही बड़ी कठिनाई है नासी जीवों के जैव नियंत्रण की। तो इसके जैव नियंत्रण की सबसे बड़ी कठिनाई क्या आ रही है कि जीवों का नियंत्रण करने में कीटनाशियों के उपयोग की तुलना में यह विधि कम प्रभावी है। फिर है नए वातावरण में स्थानांतरित कर दिए जाने वाले परभक्षी सदैव जीवित नहीं रह पाते हैं। परभक्षी में अन्य आहार के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो जाती है और वह स्वयं एक नासी जीव बन जाता है। परभक्षी को एक विशिष्ट क्षेत्र में प्रवेश कराने संबंधी व्यवहारिक कठिनाइयां होती है। तो इसमें सबसे बेस्ट विधि है कि अगर हम कीटनाशी डालते हैं तो जल्दी प्रभाव दर्शाते हैं, तो कीटनाशियों के उपयोग की तुलना में ये विधि कम प्रभावी होती हैं। तो ये जेड 2011 के कंप्लीट 40 क्वेश्चन आपके सामने हैं। धन्यवाद।